नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो बिल्कुल अभूतपूर्व स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद एक ऐसा संवैधानिक गतिरोध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ खड़ा हो गया है जो शायद ही हमने पहले कभी देखा हो। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां चल क्या रहा है। इस पूरी स्थिति को बारीकी से समझने के लिए हम इन मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले 2026 चुनाव के नतीजे, फिर कैसे एक पुरानी राजनीतिक परंपरा टूट रही है। उसके बाद हम संवैधानिक नियमों को खंगालेंगे, बहुमत साबित करने की प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे विधानसभा की उस टिक टिक करती घड़ी की जो किसी का इंतजार नहीं करती। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से 2026 चुनाव के बाद के हालात। आइए राज्य विधानसभा चुनाव के असल आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। नतीजे बिल्कुल साफ और ऐतिहासिक रहे हैं। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, बीजेपी ने 207 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गईं। और सच कहूं तो यही स्पष्ट गणित इस पूरे गतिरोध का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, राजनीतिक परंपरा का टूटना। ये तब होता है जब चुनावी हार के बाद हार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया जाए। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, एक बहुत पुरानी परंपरा है कि चुनाव हारने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा है, हम हारे नहीं हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मेरे राजभवन लाने का सवाल ही नहीं उठता। अपनी सीट और पार्टी दोनों के हारने के बावजूद पद छोड़ने से उनका ये सीधा इनकार इस पूरी स्थिति को बिल्कुल अभूतपूर्व बना देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये इनकार क्यों? दरअसल टीएमसी का दावा है कि ये चुनाव बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस चुनाव का खलनायक यानी विलन तक कह दिया है। इसके अलावा टीएमसी इस पूरी स्थिति की जांच के लिए अपना खुद का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी बना रही है। ये सारे आरोप हमें बताते हैं कि आखिर वो कौन सा आधार है जिस पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, संवैधानिक नियम। यहाँ हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 को समझेंगे। राजनीति से हटकर अगर हम कानून की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक टर्म सामने आती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अनुच्छेद 164 में साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री इसी शर्त पर अपना पद धारण करते हैं। अगर इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो तकनीकी रूप से राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की पावर होती है। लेकिन रुकिए, मामला इतना भी सीधा नहीं है। राज्यपाल की ये पावर कोई मनमानी पावर नहीं है कि जब चाहा मुख्यमंत्री को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये साफ किया है कि राज्यपाल की ये शक्ति मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह यानी एड एंड एडवाइस पर ही निर्भर करती है। तो ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा उपाय है जो संविधान में मौजूद है। अब आते हैं भाग 4 पर, बहुमत का परीक्षण। अगर ऐसा गतिरोध बन जाए तो उसे सुलझाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है? अगर कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ने से मना कर दे और राज्य को नई सरकार की जरूरत हो तो संविधान में इसके लिए एक के बाद एक कदम तय किए गए हैं। पहला कदम, राज्यपाल औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। दूसरा कदम, विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है। और अगर इन सबसे भी बात ना बने तो तीसरा और आखिरी उपाय है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो ये फ्लोर टेस्ट आखिर है क्या? ये एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है जहां हर पक्ष को ये साबित करना होता है कि सदन में मौजूद आधे से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है। जब भी राज्यपाल किसी नए उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहते हैं तो बहुमत किसके पास है, ये तय करने का यही सबसे सही तरीका होता है। और मान लीजिए कि राजनीतिक गतिरोध इतना गहरा जाए कि कोई भी स्थिर सरकार बन ही ना पाए, तब क्या होगा? ऐसे में आखिरी विकल्प के तौर पर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता है, यानी राज्य में सीधा राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। संविधान बनाने वालों ने यह सुनिश्चित किया था कि राज्य के शासन में कभी भी कोई खालीपन या वैक्यूम नहीं रहना चाहिए। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, विधानसभा की टिक टिक करती घड़ी। यहाँ हम अनुच्छेद 172 और उसके एक बेहद सख्त डेडलाइन की बात करेंगे।
देखिए, अनुच्छेद 172 के तहत हर राज्य विधानसभा का कार्यकाल बिल्कुल 5 साल फिक्स होता है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक बंगाल की वर्तमान विधानसभा 8 मई 2021 को शुरू हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि 7 मई 2026 को ये 5 साल पूरे हो जाएंगे और 7 मई के बाद राज्यपाल को हर हाल में नई विधानसभा बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी ही पड़ेगी। इस 7 मई की तारीख सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त हार्ड डेडलाइन है। 5 साल पूरे होते ही पुरानी विधानसभा अपने आप भंग हो जाती है। चाहे राजनीतिक ड्रामा कितना भी चल रहा हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें या न दें, संविधान की ये घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। ये अपने आप में एक अटल समय सीमा है। तो ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। कोई भी लोकतंत्र अपनी उन पुरानी राजनीतिक परंपराओं और लिखित संविधान की सख्त डेडलाइंस के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाता है? दरअसल जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ऐसा भारी दबाव पड़ता है, तभी उनकी असली परीक्षा होती है और पता चलता है कि वो तनाव के समय कैसे काम करती हैं। इस गतिरोध का नतीजा जो भी निकले, ये निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज होने वाली एक बहुत बड़ी घटना होगी। खैर, ये सोचने वाला विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पूरी जटिल स्थिति को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।